हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। थोड़ा देर के लिए माफ़ी, क्योंकि चूंकि इंटरनेट कोई थोड़ा इशू था इंटरनेट के, जिसकी वजह से हमें थोड़ा देर हो गई कंटेंट लगाते हुए। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ दोस्तों की डिमांड पे है। तो कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली हम लोग अगर बैठे हुए तो इकॉनमी पे बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जी, तो बजट 2024 पेश हो गया है, बल्कि उसकी तजवीज़ आ गई है, अभी पेश, अभी बाकी पास होना उसका रहता है। लेकिन तजवीज़ जो आई है वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ड्रास्टिक है। बात की जाए उस बजट की, तो उस बजट के हवाले से मैं बात करूंगा, तो ये मेरे ख्याल में इस बार भारी पड़ने वाला है तनख्वाहदार तबके के ऊपर। क्योंकि जिस तरह के टैक्सेस तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगाए जा रहे हैं इस बार, जिस मल्टीप्लाई करके लगाए जा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। और अब खैर, ये तो अभी तजावीज़ से आगे भी बात चलेगी, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं बात करता चलूँ तनख्वाहदार तबके के ऊपर, चले मैं अगर आपको कहूँ सरकारी जो तनख्वाहदार है वो फिर भी थोड़ा सा सेफ साइड पे होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप उसमें टैक्स लगा भी देते हैं तो उसको पीछे से मराहत होती है, थोड़ी बहुत उसको रिलीफ होती है। लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर के उन लोगों की जो कि थोड़ी बहुत तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और जिनकी स्लैब जो है वो इसी के अंदर है, लेट सपोज मैं 1 लाख रुपए की बात करता हूँ, अगर एक बंदा 1 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है तो उस पर 2.5% माहाना का टैक्स लग रहा है, जो कि तकरीबन 2,500 रुपये इनकम टैक्स बनता है महीना का। अब अगर बात की जाए किसी सरकारी इस तरह की इसी स्लैब के अंदर काम करने वाले बंदे की, जिसकी लाख के करीब की तनख्वाह है, तो उसके ऊपर भी सेम स्लैब ही अप्लाई। लेकिन अगर उस लाख के अलावा अगर हम उसकी बात करें तो उसको डेफिनेटली पेट्रोल अलाउंस, हेल्थ अलाउंस, डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदनसीबी के साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो तनख्वाहें या वो मराहत नहीं दी जा रही जो कि उसके साथ उसको मंसूब करनी चाहिए। तो उस 1 लाख के अंदर मैं अगर आपको डिवाइड करके दूं, अगर आप उससे टैक्स भी निकाल लेंगे, तो उस 1 लाख में उसने अपनी मेडिकल भी देखना है, जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा। प्राइवेट जिसकी 1 लाख तनख्वाह है, अगर उससे आप माहाना 2,500 रुपये काट रहे हैं, तो वो बेचारा, उसको ना कोई हेल्थ अलाउंस है, उसको ना पेट्रोल अलाउंस है, उसको ना इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस है, कोई वैसा अलाउंस नहीं है। वो उसी 1 लाख रुपए के अंदर ही पूरा घर मैनेज करता है। तो डेफिनेटली इस पे गवर्नमेंट अभी गौर करेगी, उम्मीद है गौर करना भी चाहिए, क्योंकि देखें तनख्वाहदार तबका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कम लेवल वाला तबका कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर थोड़ी सख्त चीज़ें हुई हुई है इस बजट के अंदर, और इस वक्त हमारी ज़रूरत भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आई डोंट नो किस लेवल पे देखा जाएगा इसको, लेकिन बजट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट देखना चाहिए था। बहुत हैवी टैक्सेस लगे हैं इस बार। ख़ास तौर पे मैं बात करूं जो इस वक्त इमर्जिंग इंडस्ट्री थी रियल स्टेट की, थोड़ी बहुत जो स्टेबल रह गई थी, बाकी इंडस्ट्री तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो वो एक इंडस्ट्री जो रह गई थी, उस इंडस्ट्री का भी अल्लाह ही हाफिज़ हो गया, क्योंकि आपने तजवीज़ के अंदर 15% फाइलर और 45% नॉन फाइलर के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त लगा दिया। अगर एक फाइलर एक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त लगाता है तो वो 15% टैक्स पे करेगा, और एक नॉन फाइलर जो है 45% तक करेगा। तालीम का बजट भी इतना खासा अच्छा नहीं नजर आ रहा। तो टैक्स कलेक्शन का हदफ बहुत बड़ा है, लेकिन टैक्स हमारा जो बजट खसारा है वो 8,000 अरब रुपए का है। तब सोचने वाली बात है, काफी बड़े खसारे वाला बजट इस बार पेश हुआ है। पाकिस्तान के लिए हम हमेशा दुआ गो रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तनख्वाह 25% बढ़ा के पीछे से टैक्स स्लैब उठा के अगर आप ध्यान दें तो आपने जो दिया मेरे ख्याल में वो निकाल लिया। तो डेफिनेटली देखा जाएगा, अभी तो इस पर बहस होगी, बजट के ऊपर बातें होंगी। तो मेरा बताने का मकसद इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ दोस्तों को बड़ी डिमांड थी इसके अंदर कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी राय भी दें, और ये टोटली मेरी राय पे मबनी है कि इस बार ये बजट तनख्वाहदार तबके के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ेगा, और उन बेचारों पे मुश्किलें पड़ेंगी, खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई मराहत नहीं है। बेचारे बड़ी मुश्किल से अपने गुजारा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एक ही तनख्वाह होती है, उसी के ऊपर काम करना होता है। दूसरी बात, आपने जो रियल एस्टेट मार्केट की बात की, वो थोड़ी बहुत उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट, तो डेफिनेटली मार्केट स्लो होगी, मार्केट गिरेगी, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी काफ़ी नुकसान होगा। तो होप्सो कि इसके कोई अच्छा हल निकलेगा। अपोजिशन की जमातें और गवर्नमेंट इस पर दोबारा गौर ज़रूर करेंगी, और ऑब्वियसली इनके अंदर कोई अच्छी बातें ज़रूर निकलेंगी हमारे लिए। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि आप हमेशा अच्छी की उम्मीद में ही रहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग थोड़ा पसंद आया होगा। मेरा ज़्यादा डिटेल में जाने का मकसद इसलिए नहीं है क्योंकि ये फिर वो बहुत सीरियस नीश हो जाएगी, लेकिन चूंकि कुछ दोस्तों की डिमांड के ऊपर करना बड़ा ज़रूरी होता है। कंटेंट आपके लिए बनाते हैं और आपकी डिमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कहा, हमने बना दिया, तो ऑब्वियसली ये इस बजट के ऊपर हमारी नज़रें रहेंगी। और ईद आ रही है, डेफिनेटली ईद से पहले एक ईदी मिल गई है अवाम को, तो उम्मीद है कि इस ईदी के ऊपर गौर किया जाएगा कि ज्यादा भारी ना पड़े। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्त सुफियान इकबाल को इजाजत दीजिए, और हाँ, अपनी इस बजट के हवाले से अपनी राय को कमेंट करना ना भूलिएगा। जी हाँ, और लास्ट में एक बात करने तो चलूँ, प्लीज नीचे सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।